आज का हमारा टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है। क्रूड ड्रग की केमिकल एंड थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात ये कि क्लासिफिकेशन की क्यों जाती है। क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्लासिफाई करने की वजह क्या होती है, बेसिक वजह क्या है क्लासिफाई करने की। एक सेकेंड, अच्छा ये शुरू के 5 मिनट जो है ना, ये एडमिट करने के लिए मुझे जो है ना सारी मेरी कंसंट्रेशन इधर चली जाती है। क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम। स्टैंडर्ड सिस्टम मीन्स कि एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज तरीके से आप क्लासिफाई करते हैं ताकि आपके लिए वो इजी टू रिमेंबर भी हो, इजी टू यूज़ भी हो और इजी टू कम्युनिकेट भी हो। ठीक है, ये सब करने के लिए आप किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑफ कोर्स जब बाकी सब चीज़ों की होती है क्लासिफिकेशन टू लर्न मोर, तो केमिकल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स की भी होती है। ठीक है, स्लाइड आगे नहीं जा रही है। ओके, इसमें जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल एज अ नेम इंडिकेट्स, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन मीन्स के जिसमें आपकी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इधर ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ये ग्रीक भी हो सकते हैं और लैटिन नेम भी हो सकते हैं, बोथ नेम्स ये होती है। अच्छा, मोस्टली जो है वो हम ग्रीक नेम्स यूज़ करते हैं, ग्रीक और लैटिन नेम। देयर आर वेरी फ्यू टाइम्स कि हम इंग्लिश नेम या अपना कॉमन नेम, पाकिस्तानी नेम या जो उस इलाके में बोली जाती है बोली उसके हिसाब से कर रहे हो। हम मोस्टली थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल ऑफ थंब है कि या तो ग्रीक और लैटिन नेम यूजुअली यूज़ किया जाता है व्हेन एज फार एज क्लासिफिकेशन इज कंसर्न। ठीक है, अगर आप नोट करें तो आप फार्माकोपियाज, फॉर्मुलरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, आप कोई भी अगर चीज़ उठा के देखें तो उसमें मोस्टली क्लासिफिकेशन जो है वो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होती है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ईजी होती है। ठीक है, लेकिन इसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं। ठीक है, इसकी अपनी ड्रॉबैक्स भी हैं कि जिसकी वजह से प्रेफर नहीं की जाती, क्योंकि आप जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है उसको आजकल ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, इसलिए कि आप उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वक्त में हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर मैं कहूँ आपसे एलो है, एलो बार्बाडेंसिस है। ठीक है, इसके अलावा ए से आप और कोई निकाल लें कोई चीज़, जैसे आर्टेमिसिया है। ठीक है, अब ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये दोनों सिमिलर नहीं हैं। ठीक है, इनमें नेम की सिमिलैरिटी सिर्फ ये है कि दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम अल्फ़ाबेट, लेकिन इनकी जो केमिकल नेचर है, इनका जो केमिकल क्लास ग्रुप है, इनकी जो यूज़ है, इनकी जो पर्पस है, वो सब डिफरेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं, केमिकली डिफरेंट हैं, तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन को जो है हम आम तौर पे प्रेफर नहीं करते हैं। फॉर्मुलरीज, फार्माकोपियाज फाइन, वो क्योंकि आप फॉर्मुलरीज और फार्माकोपियाज को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर रहे होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से चीज़ें आप तलाश भी उसी तरह से करते हैं कि उसके अंदर से आपको तलाश करनी होती है, आप उसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने इसमें आपको दिए हैं। अब अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल जी होगा, अकेशिया, बेल, सिनकोना, दिल। अगर आप ये देखो, ये सारे इसकी क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। फाइन, डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट प्रोवाइड्स क्विक रेफरेंस। एडवांटेज सॉरी इसका यह है कि ये बहुत क्विक रेफरेंस देता है। व्हेनेवर
अगर आपको जैसे आप फार्मेसी में बैठे हैं एंड यू नीड अ क्विक रेफरेंस, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना जहां आपको किसी भी चीज़ का बहुत क्विक रेफरेंस चाहिए, ठीक है। जब आप क्विक रेफरेंस की बात करेंगे तो आपके जहन में जाहिर बात है आपके जहन में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ही आएगी। अल्फ़ाबेट्स आपके जहन में सबसे पहले आएंगे तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन का मेजर फ़ायदा यही है कि ये बहुत टिप्स पे और क्विकली आप रेफर कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज नहीं, बट मैनी क्रूड ड्रग्स आर वेरी सिमिलर मॉर्फोलॉजी। ये मैंने आपको इसके ड्रॉबैक्स बताए, ये इसमें इसके सारे ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत सारी crude drugs are very similar morphologically and hence difficult to distinguish. Many times crude drugs available in powder form, ये भी एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब अल्फ़ाबेटिकली आपने क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन पाउडर फॉर्म की जो ड्रग्स हैं उनको आप इतने क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगी और वैसे भी सिमिलर होंगी। सॉरी, ये तो मॉर्फोलॉजिकल, सॉरी, मॉर्फोलॉजिकल की क्लासिफिकेशन की थी। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है यहाँ बैठ के, मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी में बैठ के। सेकेंड इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन मेथड। बेटा अपने आप को आप अनम्यूट रखें, ठीक है। मतलब म्यूट रखें, सॉरी, अनम्यूट नहीं होने दें। आप में से किसी को मेरे ख्याल से ये भी चली गई है कि आप अपने आप को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कीजिएगा, ठीक है। नहीं, अभी भी कोई अनम्यूट है। प्लीज़ अगर कोई है तो अपने आप को म्यूट कर ले। somebody is Second classification is morphological classification. This is the most simple classification methods where two drugs are grouped into two major classes, that is organized and unorganized drugs, ठीक है। इसमें morphologically आप, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग्स कौन सी होती हैं जिनके स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज वो जिन्हें आप स्पेसिफिकली पार्ट्स के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज होती हैं। तो ऑर्गेनाइज ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में आप इसको करते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, पता कि किसका है, अपने आप को प्लीज़ अनम्यूट कर, म्यूट कर लें प्लीज़, म्यूट करें अपने आप को। कोई की मुसलसल आवाज़ आ रही है। These are the examples. पर डबल क्लिक हो रहा है मुझे लग रहा है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, बट मैनी क्रूड ड्रग्स आर वेरी सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली, हैंस डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं। ऐसे में इस क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी अहमियत कम हो जाती है, पर स्टिल मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी अहमियत है ही नहीं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अपनी एक अलग अहमियत है। स्टडी करने के दौरान एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जब आप स्टडी कर रहे होते हैं उस वक्त मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक अलग अहमियत है, ठीक है। लेकिन वन यू कम टू पाउडर स्टडी, आप जब पाउडर स्टडी की तरफ आते हैं तो उस वक्त फिर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अहमियत ख़त्म हो जाती है टोटली, क्योंकि पाउडर्स आर, जाहिर सी बात है, सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली, देखने में दे आर सिमिलर। इनको एक सेकंड मैं ये स्टॉप कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड ये okay, these are the examples of organized crude drugs and unorganized crude drugs. Parts of plants or animals, they are under organized drugs. Well defined structures होते हैं उसके, usually they are solid in nature and microscopic studies are useful in quality control. जब आप ऑर्गेनाइज ड्रग की बात आती है तो आपको ये 3-4 बातें जहन में होती हैं, क्या कि प्लांट के या तो पार्ट्स होंगे या एनिमल के पार्ट्स होंगे, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड इन नेचर होगा यूजुअली,
और जो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ है उसको आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अच्छा, इसमें एग्जाम्प्ट हो गया क्योंकि पाउडर ड्रग्स भी आ जाएंगी इसमें। पाउडर ड्रग्स को भी आप उसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। ओके फाइन। अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स में दे ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट के किसी भी पार्ट से हासिल की जाती है। नॉट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड और लिक्विड इन नेचर। केमिकल टेस्ट आर मोर यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल। मोर अनऑर्गेनाइज्ड में आप पाउडर को भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसमें आप जब पाउडर की बात आएगी ना तो उसमें आप माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन भी लेकर आएंगे, ठीक है। और केमिकल टेस्ट आर मोर यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, नीचे अब आपको एग्जांपल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स की हैं सारी, और जो राइट हैंड साइड है उस पर आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स की हैं। एग्जांपल्स: पार्ट्स, लीव्स, पार्क्स, वुड्स, रूट्स, राइजोम, इन सब की एग्जांपल्स हैं ये सेना, डिजिटलिस। ये हम वो सारी क्रूड ड्रग्स हैं जो कि लीव्स के तौर पे यूज़ होती हैं। बार्क्स की एग्जांपल है सिनकोना, कुर्ची। ये कुर्ची जो है ये एक होम्योपैथिक ड्रग है, ठीक है। सिनेमन ये उसका कॉमन नेम है जिसके, क्योंकि ये यहाँ कम और इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है तो ये इसलिए इंडियन नेम है। वुड्स, क्वासिया, सैंडलवुड। रूट्स में रोवुल्फिया, एपिकेक्वाना, एकोनाइट। राइजोम्स में टर्मेरिक, जिंजर, वेलरीन एंड पोडोफाइलम। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में रेजन्स आते हैं, गम्स एंड म्यूसिलेजेस आती हैं, ड्राइड लेटेक्स आते हैं, ड्राइड जूसेस आते हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स आते हैं। रेजन्स में एग्जांपल है बाल्सम ऑफ टूलू, एसोफेटिडा, बेंजोइन। गम्स एंड म्यूसिलेजेस में अकेशिया, ट्राइगेगैन, गुआर गम। ड्राइड लेटेक्स में ओपियम, ड्राइड जूस में एलो और कीनू। वॉलेटाइल ऑयल्स में सिनेमन ऑयल, ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सीड्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड एंटायर प्लांट, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की हैं एग्जांपल्स। और ये फिक्स्ड ऑयल, वैक्स, एक्सट्रैक्ट्स एंड सैकरिन सब्सटेंस, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स सामने मौजूद हैं। सीड्स में नक्स वोमिका, ये वाली सारी क्रूड ड्रग्स तो आपने अपने उसमें भी लैब में भी आप कर रहे थे, फाइन। फ्लावर में क्लोव, सैफरन और फ्रूट्स में कोरिएंडर, कोलसिथिन, फेनल, बेल एंड एंटायर प्लांट में विनका और बेलाडोना। जबकि फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल एंड लार्ड, वैक्सेस में बीज वैक्स, एक्सट्रेस में कैटेचूब और सैकरिन सब्सटेंस में हनी। इसके बाद आती है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन एज द नेम इंडिकेट्स कि इसमें क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स अरेंज हैं टेक्सोनोमिकल ऑर्डर में। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं फाइलम, सब क्लास, फिर ऑर्डर, जीनस, स्पीशी, यही होती है ना एक टेक्सोनोमिकल जो एक ऑर्डर होता है। आप इसको इसी तरीके से लेते हुए इसको क्लासिफाई करते हैं। प्रिसाइज एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स हैज़ नो एम्बिग्यूटी इन दिस क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये इसमें सबसे लेस एम्बिगुअस है और सबसे क्लियर भी है, क्योंकि इससे वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद एक हैं इंडिविजुअल हैं, आपकी क्लासिफिकेशन आपके बाप दादा परदादा इससे होगी ना, तो एक क्लियर क्लासिफिकेशन नज़र आएगी, ठीक है। तो एक टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन भी एक क्लियर क्लासिफिकेशन होती है। तो उन लोगों के लिए जो कि स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? इसलिए कि उनको अपना कंपाउंड स्टडी करने के लिए उसकी टोटल, क्योंकि एक टेक्सा में एक जो एक क्लास होती है या फाइला होती है, उसके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलाइक होती हैं। तो अगर आप कोई प्लांट स्टडी कर रहे हैं, कोई रिसर्चर कोई प्लांट स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक सेम डिवीजन या सेम क्लास या सेम सम क्लास या ऑर्डर उस या फैमिली, इनकी सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली कि हाँ ये इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। व्हेन आप जब किसी नए प्लांट में किसी नई एक्टिविटीज़ के हवाले से बात कर रहे होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आजकल कोरोना फैला हुआ है, हम कहें कि
हमने एंटी वायरल ड्रग ढूंढनी है कोई उसके अगेंस्ट, या हमने एंटी बैक्टीरियल देखनी है, या हमने ऐसा देखना है जैसे कि ये आप वायरस एंटी वायरल, दे आर वेरी फ्यू कि आप कहेंगे कंप्लीटली एंटी वायरल ड्रग्स आर अवेलेबल, नहीं है ना। वायरस को तो आप ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल आपकी बॉडी के सेल के अलाइक हो जाता है, तो उसको बड़ा डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना, उसको मारना या उसको ख़त्म करना। लेकिन जो इसके अंडरलाइन डिजीजेज हो रहे हैं लोगों को, फॉर एग्जांपल जो लंग्स के इश्यूज हो रहे हैं, तो अगर आप उसको उसके हिसाब से आप मेडिसिन करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक पूरा फाइला है। यू नो कि इस फाइला में बहुत सारे फैमिलीज जो हैं उनकी स्पीशीज इस तरह की हैं जो कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए यूज़ होती रही हैं इन ट्रेडिशन। देखो जब आप न्यू रिसर्चेस करते हैं ना, तो मैं आपको इसीलिए इथनोफार्माकोग्नोसी के बारे में बहुत अहमियत मैं दिलाती हूँ कि इथनो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लोगों के पास जो नॉलेज है ना उसको एक्वायर करना है कि वो क्या क्या यूज़ करते रहे हैं और हम उसी को प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे, उसी में जो है ना एक्सेल कर रहे हैं, उसको उस नॉलेज को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों से आपका रेमेडीज़ वाला जो है ना असाइनमेंट कराया, उसकी वजह बेसिकली यही थी। मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें हम कंपाइल करें एक जगह। इथनोफार्माकोग्नोसी है ये बेसिकली एक तरीके से हमारे एंसेस्टर्स क्या यूज़ करते रहे हैं, जो हमारी फैमिलीज यूज़ करते हुए दे नो कि इट्स इफेक्टिव। यू नो जो होती है ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कहीं ट्रायल हो रहा होता है, अब आप एक मेडिसिन बनाएं उसके बाद उसका ट्रायल शुरू करें तो कितने साल लग जाते हैं। इथनो को आप यूज़ करते हुए, इथनो फार्माकोग्नोसी को यूज़ करते हैं आपको ये पता है कि ये इस ट्राइब में या इस कबीले में या इस फैमिली में इतने अरसे से यूज़ हो रही है, तो यू हैव दैट डाटा ऑफ 100 years और 80 years या 50 years, तो यू नो कि इसका किस तरह से इस्तेमाल है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ करते हुए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये वाली जो प्लांट है ये कोरोना के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये अब तक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की इन कंडीशंस के लिए इफेक्टिव रही है। बट अगेन this type of classification lacks scientific value and unorganized fruit drugs are difficult to classify. इसमें unorganized drugs को difficulty हो जाती है classify करने के लिए। ठीक है, तो इसके ये अपने एक ड्रॉबैक है। ये इसका एग्जाम्पल है जैसे फाइलम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये बेसिकली याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं, हम बॉटनी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम हर प्लांट का ये याद नहीं रखेंगे, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए ये ऑर्डर जो ये ऑर्डर है फाइलम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये आपको इसी ऑर्डर से जहन में होना चाहिए कि ये किस तरीके से है। फाइन, biological or pharmacological classification. Biological and pharmacological classification. In this classification, two drugs having similar therapeutic effects or pharmacological activity are grouped together. इसमें biologically या pharmacologically जो similarities होती हैं उसके बिना पे इसको क्लासिफाई किया गया है, यानी उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के हिसाब से। ये वाली क्लासिफिकेशन किसके लिए इम्पोर्टेंट होगी, किसके लिए सही होगी, थोड़ा सा आप आइडिया करो कि किसके लिए होगी। जैसे फार्मासिस्ट के लिए भी हो सकती है, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम किसी थेरेपेटिकली क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आ रहा है हम काउंटर चेक करें कि डॉक्टर ने इसको इसके अगेंस्ट ये प्रिस्क्राइब किया है, तो हम अगर उसको फ़ौरन उस चीज़ को देखना चाह रहे हैं तो हम थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन में जाएंगे कि आइदर, क्योंकि हमें उससे बजाय इसके कि हम अल्फ़ाबेटिकल देखें या मॉर्फोलॉजिकल देखें, हम उसके फ़ौरन थेरेपेटिक उसमें जाएंगे कि हाँ इसने इसको कफ के लिए यही एंटी का वो है, एंटी इसको क्या बोलते हैं, जो चलें वॉमिटिंग में आ जाता है, एंटी इमेटिक है, तो एंटी इमेटिक की क्लास के अंदर आता है ये कि नहीं आता। ठीक है, आपको फॉरन एक क्विक रेफरेंस मिल जाएगा। फाइन, तो सबसे ज़्यादा आप बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। बट ड्रग्स हैविंग मोर देन वन थेरेपेटिक इफेक्ट आर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई। ये एक और बात हो गया। और क्रूड ड्रग्स में तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्टी है, क्योंकि क्रूड ड्रग इटसेल्फ किस एक से बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, तो उस वक्त पर आपकी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। ठीक है, उस वक्त इसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी कि इसको किस में क्लासिफाई किया जाए।
इसको आइदर एंटीएमेटिक में रखूं कि इसको मैं एंटीडेसिव्स में रखूं कि ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन फिर एक लिहाज से मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये देखिए कि मैं ये नहीं कह, मैं पिछली तमाम क्लासिफिकेशन को नल एंड वॉइड नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इनके ड्रॉबैक्स हैं, इन सारी चीज़ों के ड्रॉबैक्स हैं, फाइन। But drugs having more than one therapeutic effect are difficult to classify. It also does not give any idea about chemistry or taxonomy. ये taxonomy के भी बारे में बताती ना chemistry के बारे में बताती है, ठीक है। इस तरह की क्लासिफिकेशन, ये इसकी एग्जाम्पल है। कार्मिनेटिव, पगेटिव, कार्डियोटॉनिक्स, एंटी कैंसर, स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, बेटाटॉनिक, और ये ड्रग्स जो इसके सामने दी हुई हैं ये एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको याद रखनी होंगी, ये आपको याद रखनी चाहिए कि कौन सी कार्मिनेटिव हैं, पगेटिव हैं। वैसे बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ फार्माकोग्नोसिस्ट, आपको इस हवाले से ड्रग्स याद होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई ड्रग का नाम बताऊं, यू शुड नो कि ये कार्मिनेटिव है कि ये पगेटिव है। दैट आई नो कि एक ही ड्रग के अंदर ये सारे इफेक्ट्स मौजूद होंगे, बट एक प्राइम इसका यूज़ होता है ना, एक प्राइम यूज़ भी होता है हर ड्रग का। तो प्राइमली किस लिए यूज़ होती है, दैट यू शुड नो, ठीक है। Then lastly, chemical classification. Chemical classification, this classification is purely based on chemistry of constituents, ठीक है। Different crude drugs are classified according to the presence of major active constituent. This is the most preferred method of classification. ये सबसे preferred method of classification है, क्योंकि इसके साथ आप सबसे easily जो है classify कर पाते हैं। अगर आप सारी क्लासिफिकेशंस को उठाएं तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आप सबसे इजीली क्लासिफाई कर पाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ड्राइंग एंड स्टोरेज। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि आपने वो सारे मेथड तो पढ़ लिए थे, वो प्रोसेसिंग के सारे मेथड से, उसमें कल्टीवेशन भी था। कल्टीवेशन की किस तरीके से जाती है, ड्राइंग की किस तरीके से जाती है, स्टोरेज कैसे की जाती है, अब हम ये देखेंगे। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। पहला है सीड प्रोपगेशन, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दो तरह से प्रोपगेशन की जाती है, ठीक है। आप अगर गौर करो, देखो, you being a scientist, being a pharmacist, being a researcher, आपकी eyes open होनी चाहिए what is going around। अगर आप उसको गौर से देखोगे ना बेटा, तो आपको अंदाज़ा, ये सारी चीज़ें आपने चूँकि देखी हुई है ना, आपको ये वैसे ही समझ में आएंगी और आपको ये याद रहेंगी, फाइन। टू मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, ये हमने बहुत देखा है, हम देखते रहते हैं, सीड प्रोपगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Number one, seed propagation. Seed propagation क्या होती है? In this method, seed propagation, plants are raised from seeds and such plants are known as seedlings. Directly seed से plant हासिल किया जाता है, fine? इसके भी बड़े तरीके हैं, ठीक है। एक है ब्रॉडकास्टिंग, एक है डिबलिंग और एक है नर्सरी बेडिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? ये आपने देखा होगा, जिस तरह आप छत पे जाके अगर परिंदे हों तो आप उसको दाना डालते हैं ना, जिस तरह से करते हैं, इस तरह से ये इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। आप यूं करके छिड़कते जा रहे हैं, और आपने यकीनन ये देखा होगा, आपने ये उसमें नहीं तो खुद से डायरेक्टली नहीं देखा हो तो बहुत सारी फिल्मों में या पिक्चर्स में उन्होंने देखा होगा कि बंदे इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, मतलब सीड्स सो कर रहे हैं। डिबलिंग जो है, डिबलिंग में एक एक सीड को अलग अलग सो किया जाता है, ठीक है। एक एक सीड की जगह बनाई जाती है और उसको अलग अलग सो किया जाता है। नर्सरी बेडिंग में इसको ऑल टुगेदर अलग से एक नर्सरी के अंदर सीड को सो किया जाता है, स्मॉल प्लांट से, जैसे पनीरियां बोलते हैं ना नर्सरी वाले, वो बनाई जाती है, और फिर उस पनीरी को लाके जो है ना पूरे सॉइल के अंदर जो है ना रखा जाता है। तो तीन तरह की सीड प्रोपगेशन हो, ठीक है। दूसरी है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो भी 3 टाइप्स की होती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर सीड यूज़ नहीं होता, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक नेचुरल मेथड है, एक आर्टिफिशियल मेथड है और एक एसेप्टिक मेथड है। ये मैं माइक्रो प्रोपगेशन भी कहलाती है या टिश्यू कल्चर मेथड भी कहलाता है, ये एसेप्टिक मेथड जो है, ठीक है। नेचुरल प्रोपगेशन क्या होती है कि सोइंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन
वेल प्रिपेयर्ड सॉइल, पार्ट्स ऑफ प्लांट को आप जो है सो कर रहे होते हैं और उससे फिर मज़ीद प्लांट्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है पोटैटोज़ को आपने पोटैटोज़ आप देखो अगर, तो पोटैटोज़ के आप जब सो करते हैं पोटैटो को तो उसके अंदर से बड्स निकलते हैं जो वेरियस और जो है ना पोटैटोज़ बनाने में मदद देते हैं। इसी तरह से अनियंस भी होते हैं, जिंजर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इसकी बल्ब्स की, कॉर्म्स की, ट्यूबर्स, राइजोम, रनर्स, सकर्स, ये इसकी एग्जाम्पल है। किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, ओह माय गॉड। ओके, वैसे अच्छा चले मैं अभी आपको रिपीट कर देती हूँ। सीड प्रोपगेशन में सीड्स के साथ होती है, लेकिन सीड लगाने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं ना। एक तो ये कि आपने फैला दिया, मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपके हाथ में बाजरा हो, आप बाजरा आप यूं जो है करके नीचे ज़मीन पे फैला रहे हो, तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है वो एक एक सीड को अलग अलग सो कर रहे हो, उसकी पूरी जगह बनाई जाती है प्रॉपर, ठीक है। थर्डली आप क्या करते हैं कि आप उसको नर्सरी के अंदर या कहीं दूसरी जगह पे पहले सो करते हैं, सीडलिंग प्लांट बनाते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव में डिफरेंट तरीका होता है। वेजिटेटिव में कोई प्लांट का पार्ट होता है उसको आप सो करते हैं, इसमें एक नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में राइजोम्स और रनर्स, सकर्स, ये सब जो है वो नेचुरल मेथड्स में आते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद ही एक से दूसरा पौधा या जो है वो बनता चला जाता है, ठीक है। फिर एक होती है ये नेचुरल मेथड है, एक है आर्टिफिशियल, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स के भी तीन अपने और तरीके हैं। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कल्टीवेशन में आप कटिंग के ज़रिए, लेयरिंग के ज़रिए और ग्राफ्टिंग के ज़रिए आप कर रहे हैं। कटिंग के ज़रिए आप कैसे कर रहे हैं? कटिंग में जैसे आप रोज़ की एक ब्रांच लेके एक जगह से दूसरे पे लगाते हैं, या रोज़ की पूरी ब्रांच या किसी भी प्लांट की पूरी ब्रांच काट के उसको सो कर दिया जाता है और वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कटिंग कहते हैं। लेयरिंग इज समथिंग एल्स। लेयरिंग में क्या होता है कि आप कोई एक पूरा वेल डिफाइंड प्लांट है, उसकी शूट या जो लेके उसको सो कर देते हैं हम, यानी उसमें प्लांट में लगे लगे, मैंने आई थिंक आगे इसका डिस्क्रिप्शन भी है, मैं फिर आगे आपको बताती हूँ कि उसको आप एम्बेड करते हैं और उससे न्यू प्लांट जो है वो वजूद में आता है। और ग्राफ्टिंग तो आपको पता है कि एक जगह से कट करके उसको दूसरे किसी प्लांट के साथ कट करके उसके साथ जोड़ा जाता है और एक न्यू स्पीशी जो है ना वो क्रिएट की जाती है, इसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कटिंग में क्या है? पहली स्टेम कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग में इसके तीन एग्जाम्पल, सॉफ्ट वुड कटिंग, सेमी हार्ड वुड कटिंग, हार्ड कटिंग, और रूट कटिंग, रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी और रोजबेरी। इसके आप सिर्फ नाम याद कर लो कि अच्छा कटिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें स्टेम कटिंग और रूट कटिंग है, ठीक है। Layering. In this method, the branch is bent down and covered with soil and is left still for a period. Then the portion under the soil will develop roots and grow into a new individual. समझ रहे हैं आप कि प्लांट के साथ आप समझेंगे उसकी कोई इस तरह की लंबी सी शाख है, आपने उसको सॉइल के अंदर इम्बेड कर दिया और उसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जहाँ से वो लीव्स निकालेगा, ठीक है। वो इम्बेड कर दिया जाता है और वहाँ से जब प्लांट अपना नीचे जो है ना, जब वहाँ से ऊपर हर सी बात है वो शूट्स निकलना शुरू होते हैं और नीचे से रूट्स हो जाती हैं, तो फिर वहाँ से एक न्यू प्लांट जनरेट होता है। इस तरह भी प्रोपेगेशन होती है, इसको लेयरिंग प्रोपेगेशन कहते हैं। लास्टली ग्राफ्टिंग, एक प्लांट से कटिंग करके उसको दूसरे प्लांट के साथ जोड़ते हैं और उससे बाज़ का न्यू प्लांट, न्यू स्पीशीज, न्यू क्या कहना चाहिए इसको कि न्यू वैरायटी कहेंगे ना, न्यू वैरायटी आती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो फ्रूटर है वो आई थिंक दो चीज़ों का मिक्सचर है ना, जो फ्रूटर है वो ग्राफ्टिंग के थ्रू ही हुआ है ना, ठीक है। लास्टली अब ये है कि आप स्टरलाइजेशन हर्ब्स की, रॉ हर्ब्स की करते कैसे? स्टरलाइजेशन ऑफ रॉ हर्ब्स, हाउ इट इज़ डन, कि स्टरलाइजेशन कैसे की जाती है। स्टरलाइजेशन ऑफ रॉ हर्ब्स needs to be stored, may be done by any of the below mentioned methods as capable। अगर आप स्टोर कर रहे हैं, आपके पास रॉ हर्ब स्टोर हुई हैं, आप उसकी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं।
किस किस तरीकों से? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, स्टीम स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन लाइक इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी के जरिए भी कर सकते हैं, एक्सरेज के, गामा रेज, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, केमिकल मेथड्स भी यूज होते हैं, गैसियस स्टरलाइजेशन लाइक इथिलीन ऑक्साइड। इन सारे तरीकों से आपके पास इफ़ यू हैव रॉ हर्ब, उसको स्टरलाइज करने के ये बहुत सारे तरीके हैं। फाइन। अब ये सारे डिफरेंट तरीके क्यों हैं, एक ही तरीका क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास यू विल नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ हर्ब यू हैव। जो हर्ब आपकी है, अगर वो आपकी स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है या बहुत स्टेबल है या उसको मॉर्फोलॉजिकली बहुत साउंड है, आप इस सारी चीज़ों को देखते हुए कि वो किस चीज़ में स्टेबल रहेगा, आप अपना स्टरलाइजेशन मेथड चूज़ करेंगे इसमें से। फाइन। बेशक आपको सिर्फ अभी इस चीज़ों के नाम याद हों, मैं इसकी उसमें नहीं जाऊंगी, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? इसके नेम ही काफ़ी हैं आपके। ओके, नाउ ड्राइंग। ड्राइंग हमने पहले भी देखा है। अब जो हम ड्राइंग करेंगे वो हम थोड़ी डिटेल में करेंगे। द मेथड्स अवेलेबल फॉर ड्राइंग मैकेनिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू नेचुरल एंड मैकेनिकल ड्राइंग on the basis of heat source और energy utilization। heat source की बिना पे या energy utilization की बिना पे हम method of या drawing को आप group कर सकते हैं। नेचुरल में क्या है कि उसको सोली जो सोर्स है, किस चीज़ को जो इन्फ्लुएंस करता है, वो सोलर एनर्जी या विंड को इस्तेमाल करते हुए होता है। नेचुरल ड्राइंग में जो नेचुरल ड्राइंग है उसमें जो इस्तेमाल है वो नेचुरल चीज़ों का है, सोलर एनर्जी या विंड को इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, ठीक है? और जो लेटर है, जो दूसरी है मीन्स मैकेनिकल ड्राइंग, उसमें आप आर्टिफिशियल हीट भी प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा कंट्रोल कंडीशन और कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये तीनों चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और एयर फ्लो डेफिनेटली। तो दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट और यूजेज है। ऐसा नहीं है कि सोलर, अगर मैं कहूँ कि नेचुरल ड्राइंग है तो नेचुरल ड्राइंग की अपनी कोई अहमियत नहीं होगी। नेचुरल ड्राइंग की अपनी एक अलग अहमियत है, जबकि आर्टिफिशियल ड्राइंग की अपनी एक अलग अहमियत है, प्रोवाइडेड आपको फिनिश फाइनल प्रोडक्ट कौन सा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है? और आपकी प्रोडक्ट कितनी स्टेबल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा आपका कि आप कौन सा मेथड ऑफ ड्राइंग। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, क्योंकि वंस इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च, आप रिसर्च की तरफ आते हैं, आप प्लांट पार्ट लेके आते हैं, यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट पार्ट यू हैव या व्हाट टाइप ऑफ इम्प्लांट यू हैव। आपको उसको ड्राई डेफिनेटली करना होगा, बिकॉज यू नीड टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप उसको एज अ टेस्ट तो नहीं रख सकते ना, तो यू शुड हैव दिस आइडिया कि हाउ टू, मैं इसको कितने अरसे तक जो है प्रिजर्व कर सकता हूँ। तो फॉर दैट यू नीड टू नो द प्रॉपर वे ऑफ ड्राइंग, बिकॉज आपने अपने डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ड्राई आउट नहीं कर देना, उसको चेंज नहीं कर देना, उसको ख़त्म नहीं कर देना, क्योंकि आपको वो जो आपको एक्टिव उसमें से चाहिए वो तो आपको हमेशा चाहिए होगा ना। आप कहेंगे आज मैं थर पार कर गया, वहाँ से मैं ये वाली जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके लाया हूँ, सही है, वहाँ से ला के आपने यहाँ रख दी। यहाँ तो आपको पता है अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो उसमें तो जो है कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो कंपाउंड है वो या तो इधर चेंज हो जाएगा एक्टिव, या फिर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन से वो ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप उसको ला के, आप बार बार तो थर पार कर यहाँ से तो नहीं जाएंगे ना, या यहाँ से कहीं आप सवाद गए हैं या आप बलूचिस्तान गए हैं, आप कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट उठा के लाए हैं, आप उसको जो है ना, लेकिन उसको प्रॉपरली ड्राई करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आपका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको जब तक रिक्वायरमेंट आपकी है आपको वो मिलता रहे, ठीक है? क्योंकि आप एक तरीके से रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च करने के लिए आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट या उससे काम नहीं करना होता, आपको डिफरेंट जो है यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले है नेचुरल ड्राइंग।
नेचुरल ड्राइंग में सबसे पहले आता है एयर ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग में जो नेचुरल तरीके से होती है उसमें सबसे पहली है एयर ड्राइंग। एयर ड्राइंग किस तरह की जाती है? बाय हैंगिंग इट ऑन रूफ ऑफ शेड ऑफ हाउस। आप यूजुअली जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे भी लोगों को सुखाते हुए चीज़ें, इससे हम कपड़े सुखाते हैं, ये एयर ड्राइंग है। फाइन, ये सबसे इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि इस तरह से आप रूफ में या शेड में, रूफ और शेड का इंतखाब किस तरह करेंगे आप कि अगर आपकी चीज़ जो है, जो आपका कंपाउंड है वो अगर लाइट से, सनलाइट से अगर वो जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा तो आप उसको शेड में करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे हम बहुत सारे कपड़े भी अपने जो है वो डायरेक्ट धूप में नहीं डालते कि इनका रंग उड़ जाएगा, तो फिर आप शेड ड्राइंग करेंगे। फाइन, इसी तरह से आप अपने क्रूड ड्रग्स की भी करेंगे। ऐसे भी होती है और ऐसा भी होता है कि आप उसको थिन लेयर्स में स्प्रेड कर देते हैं उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर, ठीक है। आप डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर भी करते हैं और बाज़ औक़ात आप फ्रेम्स बना के भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बाहर पहले पुराने ज़माने में या फिल्मों में वैसे देखा होगा आपने, मिर्चों का स्पेसिफिकली देखा होगा कि मिर्चों को ग्राउंड पे स्प्रेड करके ड्राई किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको स्पेशलाइज तरीके से भी किया जा सकता है। किस तरह के? उसके फ्रेम्स बनाए जा सकते हैं, फ्रेम के ऊपर रखा जा सकता है। क्योंकि सनलाइट से क्या होता है, डिसकलरेशन हो जाती है, कलर तो लॉस्ट हो ही जाएगा ना जब आप सनलाइट में रखेंगे। और अगर आप प्रोडक्ट में आपको कलर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप कर सकते हैं बहुत आराम से, अगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप उसको शेड हाउसेस में करते हैं। अब ये दो एग्जाम्पल्स आपके पास एयर ड्राइंग की हैं, ठीक है। अब ये आपने ये जो राइट साइड पे आपको पहली एग्जाम्पल ऊपर बनी हुई है, इसी का डायग्राम नीचे बना हुआ है कि किस तरह से एयर ड्राइंग की जाती है। ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े जो कंटेनर्स टाइप ये जो बने हुए हैं, इनके अंदर बिग अमाउंट में जैसे वीट है और कॉर्न्स हैं, उनको ड्राई किया जाता है। क्यों किया जाता है? वीट आपको पता है ड्राई होके देन वो ग्राइंड होती है और वो आटे की फॉर्म में आती है, आपको मिलती है, ठीक है। नीचे वाला क्लियर नहीं लग रहा मुझको ये। खैर, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बनावट कैसे होती है। आप इसको, जो एयर है, एयर फ्लो वो फ्रॉम इनलेट इसका नीचे होता है, आउटलेट इसका ऊपर होता है, ठीक है। ड्राई हुई जो आपकी गंदम है वो नीचे होती है, आप इसको भरते ऊपर की तरफ से। फाइन, ऊपर से आप इसकी फिलिंग करते हैं, नीचे से एयर फ्लो रहता है, ये परफोरेटेड होती हैं बीच में से, यानी कि हवा का गुजर हो सकता है, नीचे से हवा जाती है ऊपर की तरफ और ड्राई करती जाती है। नीचे से आप इसकी कलेक्शन करते चले जाते हैं, नीचे से आप निकालते जाते हैं और ऊपर से आप इसको फिल करते जाते हैं। फाइन, ये इसके अंदर यूजुअली शेल्व्स बनी होती हैं। फाइन, शेल्व्स के साथ ऊपर की शेल्फ जब फिल हो जाती है तो फिर आप नीचे वाली जब ये टोटली फिल हो जाता है तो नीचे, चूंकि आपने नीचे से आप फैन से या उससे आप प्रोवाइड उसको करें ना, एयर प्रोवाइड करें, तो ऑफकोर्स नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा आप वो प्रोवाइड करें तो नीचे सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो है वो ड्राई आउट हो जाती है। आप उसे वहाँ से कलेक्ट करते जाते हैं और ऊपर से उसको फिल करते जाते हैं। तो ये पूरा मेथड होता है और ये चलता रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आपकी गंदम डिफरेंट टाइम्स पे आपको मिलती चली जाती है, ठीक है। इसको शेड हाउसेस बोलते हैं, सही है। इनको जो है वो शेड हाउसेस बोलते हैं। ये जो राइट साइड पे आपको ऊपर की तरफ जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये शेड हाउसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग जो है आप तब यूज़ करते हैं जब वो आपकी प्रोडक्ट को एडवर्सली इफ़ेक्ट ना करे, तब आप सन ड्राइंग करते हैं। और यूजुअली सन ड्राइंग किस तरह से की जाती है कि उसकी थिन लेयर लगा दी जाती है किसी भी चीज़ की। अगर थिन लेयर ना लगाई जाए, जैसे अभी आप इसमें राइट साइड पे देख रहे हैं, ये टोमेटोज़ हैं और नीचे श्रिम्प्स हैं, ठीक है। इसको इन्होंने परफोरेटेड ट्रेज हैं उनके ऊपर रख के और उसके ऊपर ड्राई किया जाता है। वरना ये जैसे नीचे ये खातून कर रही हैं, ये इसकी पिक्चर लगाने की वजह ये है कि ये इन्होंने लेयरिंग नहीं की है। देखें, इस तरीके की लेयरिंग नहीं हुई है कि इसको नीचे से भी हवा मिल रही है और ऊपर से भी हवा मिल रही है और ये सन में ड्राई हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
जो भी लेयर आप लगा रहे हैं ना उसके अंदर एयर फ्लो कितना है। एयर फ्लो का बहुत इम्पोर्टेंट अमल है ड्राइंग करने में, क्योंकि जब तक जो एयर नहीं जाएगी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कंटेमिनेट होने से भी बचेगा उससे। एक तो सन की ड्राइंग तो होगी, लेकिन उसकी कंटेमिनेशन हो सकती है अगर वहाँ पे एयर नहीं जाएगी। ऐसी प्रोडक्ट्स को जो इतनी पेरिशेबल होती हैं, जैसे कि टोमेटो है या ये श्रिम्प्स हैं, इनको जो है इस इतने सरफेस पे रखा जाता है कि इनके नीचे से बहुत ही अच्छे तरीके से एयर फ्लो हो सके। जबकि जैसे नीचे ये बीट कर रही हैं, इसमें आपको अपने जो आपका जैसे बीट है उसको आपको कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वन डे आपने लेयरिंग कर दी है, बट यू नो कि ये अपर लेयर पे जो है इस वक्त लग रही है, नीचे की लेयर का आपको कोई कंफर्म नहीं है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, क्या किया जाता है, जैसे ये खातून कर रही हैं, आप इसको उससे शवल से या किसी भी चीज़ से ऐसो क्या बोलेंगे जो जिससे ये खातून कर रही हैं, आप इसकी पोजीशन चेंज करती चले जाएंगे। ठीक है। Sun drying requires more space and labor as well as time, up to days or even weeks. It is exclusively weather dependent, so it can get damaged by birds, insects, pathogens, wind, blow, debris, etc. Quality loss can occur due to वोलेटाइजेशन लॉस। अगर आप देखें तो सन ड्राइंग में बहुत सारी इसकी नुकसानात भी हैं, लेकिन इसकी अहमियत अपनी जगह है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। इसकी सन ड्राइंग की अहमियत अपनी जगह है, क्योंकि सन ड्राइंग के बाद जो चीज़ें सन ड्राई की जाती हैं वो बहुत अरसे तक माइक्रोबियल ग्रोथ से वो रहती हैं, महफूज रहती हैं। ठीक है। लेकिन अगर उसको प्रॉपरली सन ड्राई नहीं किया जाए, और अगर आप देखें फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऐसे मौसम में ड्राई करने रखा, बारिश हो गई या मॉइस्ट हो गया या क्लाउडी हो गया, तो वो तो प्रॉपर नहीं होगा ना। जब प्रॉपर नहीं होगा तो तब उसके अंदर उसको डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके प्रोडक्ट को। ठीक है। सोलर ड्राइंग और भी डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। 3 डिफरेंट तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट, जैसे पिछले उसमें था कि आप डायरेक्टली सन में कर दें। फाइन, देर आर सब सर्टन टाइम्स आप इस तरह के बॉक्सेस भी बना सकते हैं, या बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे ये आपको सेकंड पिक्चर में है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह भी किया जाता है। और जो लास्टली है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये ऊपर वाले का ही ऑल टुगेदर सिमिलर है, लेकिन सबसे फ़र्क ये है कि इसके ऊपर जो है आप जैसे ये एप्पल्स रखे हैं ना, आप इसका ग्लास का एक कवर बनाते हैं, होता इसी तरह का कंटेनर है जैसे ये लास्ट वाली पिक्चर में। ग्लास क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और वो आपकी प्रोडक्ट तक लेके जाता है, लेकिन प्रोडक्ट आपने उसको वैक्यूम के अंदर नहीं रखा होता, उसके अंदर आपने एयर फ्लो सिस्टम रखा होता है ताकि एयर एक तरफ से आए, आपका जो भी मॉइस्चर उसमें से निकल रहा है, क्योंकि आप ड्राई आउट कर रहे हैं ना, मॉइस्चर जो है वो हॉट एयर के साथ बाहर निकल रहा है। ठीक है। जो सेकंड पिक्चर है इसमें भी आप इस तरह से करने से थोड़ी सी क्विक, एक तो क्विक ड्राइंग होती है, दूसरी ये कि ये थोड़ी कंपैरेटिवली जो है वो कंपैरेटिवली ये ईजी वो होती है, मतलब इससे आप अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये आपने एक ये ग्लास शीट्स के अंदर रखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स अगर बारिश होती है कुछ होता है तो आपका प्रोडक्ट महफूज रहेगा। ठीक है। जो लास्ट पिक्चर है इसमें जो कवर हुआ हुआ है ना, ये ग्लास से नहीं हुआ बल्कि ये सीव टाइप मटेरियल है। ठीक है, यानी छेद हुआ हुआ मटेरियल है। इससे ये क्या होता है, इस वाली कंडीशन में आपको इस तरह का एयर इनलेट और आउटलेट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि आपका इटसेल्फ ये जो आप इसके ऊपर ये शील्ड लगा रहे हैं, ये इटसेल्फ ऐसी होती है कि आप इसको वहाँ से वाटर का या एयर की गुजर हो सके। ठीक है। ये मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करूँगी।
अच्छा, सोलर ड्राइंग में एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सोलर ड्राइंग। एक डायरेक्ट सोलर ड्राइंग होती है और एक इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग होती है। डायरेक्ट सोलर ड्राइंग, ये जैसे एग्जांपल लिखिए, क्या है कि ग्लास मटेरियल है, ग्लास ऊपर से कैप्चर कर रहा है ना सनलाइट, और वो डायरेक्टली आपने उसके अंडरनीथ रख दिया है अपना कंपाउंड, और वो डायरेक्टली उसके ऊपर एक्ट कर रहा है और वो ड्राई आउट हो रहा है। फाइन। जो इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट का ये आपके पास सामने ये बना हुआ है, आप ग्लास वॉल से यूज करते हैं, आप हीट ट्रैप कर लेते हैं सन की एयर के थ्रू आप उस हीट को अपने मटेरियल में जो है ना प्रोवाइड करते हैं उसको, और वो एक क्लोज चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर प्रोवाइड करते हैं, और उसका जो आउटलेट होता है ना वो आप उसके ऊपर देते हैं ताकि आपके पूरी जो ट्रे है उसके ऊपर इवनली जा सके। ये जो तरीका है ना, देखिए ये जो तरीका है, इससे आप ये जो पूरा ये जैसे 4 ये पड़े हुए, ये जो लास्ट वाला है ना जो सबसे इस तरफ है, आप इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते 100% के ये इस पे इक्वली गया होगा। पर ये जो वाला प्रोसेस है ना दूसरा, इसमें यू कैन से आप इसमें मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट इवनली अंदर, ये जो ट्रे है इसके अंदर है, और इस पूरे के अंदर इवनली ये सारी हवा जा रही है जो हमने किसके सोलर के लाइट के थ्रू जो है वो हमने एयर को जो है वो हीट आउट किया है, और वो इक्वली पोर्शन में जा रही है। ये जो है वॉलेटाइल कंटेंट्स के लिए अच्छा होता है कि आप अगर आपके पास वॉलेटाइल कंटेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल से आप पुदीना है, ठीक है, मिंट लीव्स हैं, ये आपके पास हैं, तो आप कोशिश ये करेंगे ना कि आप उसको इस तरह ड्राई आउट करिए कि उसके वॉलेटाइल कंटेंट्स कम से कम हो। तो आपने इनडायरेक्ट वे एक ये दे दिया, और ये एक सोलर के साथ है, मतलब मीन्स कि आपने कोई आर्टिफिशियल एनर्जी, कोई आर्टिफिशियल आपके पास एक तरह से कहना चाहिए एक्सपेंस नहीं है ना, ये इजी वे आउट है, ठीक है ना, ये इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि ये सारे काम कमर्शियल बेसिस पे होते हैं। कमर्शियल बेसिस पे होते हैं तो आपको पता है कि उसमें आपको सेविंग भी करनी होती है आप, वरना तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है, बट यू नो नॉट एवरीबडी एंड एवरीथिंग कैन जो है ना कैन यूज देम, ठीक है। इसके बाद आती है मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग मीन जैसे नाम से इंडिकेट है कि कहीं ना कहीं इसमें मैकेनिकल जो डिवाइस है वो यूज हो रही है। फाइन। पहला ये है सिंपल मेथड कि मैकेनिकल ड्राइंग कैसे हो रही है कि आपके पास आपने हीटर लगाया है, उसके साथ फैन है, फैन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने लगा दिया है कि आप ट्रे के अंदर आपकी हीटेड फैन से जो हीटेड आपकी एनर्जी है वो डायरेक्टली उसमें जो आपका ट्रे है उसमें इवनली जा रही है। और समटाइम्स ये जो इवन इन्होंने ट्रे जो बनाई है, ये जो बेड है, ये भी विथ शेकर होता है जो कंटिन्यूसली शेक कर रहा होता है, ठीक है। आप इस तरह भी ड्राइंग होती है, ठीक है। सेकेंडली नीचे ये जो नीचे वाली है ये ट्रे ड्राइंग, ये कंटिन्यूस ट्रे ड्राइंग मेथड है। कंटिन्यूस ट्रे ड्राइंग मेथड है, इसमें क्या होता है, देखो आपके पास आप मशीन से उसे गुजारते हैं। मशीन ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपका जो टेम्परेचर आप एटमॉस्फेरिक यानी कि उसके अंदर जितनी भी एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं उनको आप कंट्रोल्ड उसमें ले आते हैं। आप वैक्यूम भी कंट्रोल में ला सकते हैं, आप प्रेशर, आप टेम्परेचर, ठीक है, टाइम, आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अंडर एक सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, इसमें ट्रे भी होता है, कंटिन्यूस ट्रे मेथड होता है, जैसे कि ये कंटिन्यूस ट्रे मेथड है, एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, क्योंकि आप योर रिक्वायरमेंट इज लाइक दैट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको उसको इतना ड्राई करना है कि आप और कंटिन्यूस ड्राइंग करनी है आपने, तो उस वक्त ये मेथड होता है। देयर आर अदर मेथड एज वेल के जो क्लीन सिस्टम होता है वो हम बाद में मैं आपको पूरा एक एक अलग से बताऊंगी, ठीक है। ये एग्जांपल्स अभी आप बस लिख लें, इसके बाद मैं ये करती हूँ। एटमॉस्फेरिक ड्रायर्स की एग्जांपल है क्लीन टावर एंड कैबिनेट ड्रायर। कंटिन्यूस ड्रायर की है टनल, ये कंटिन्यूस ड्रायर है नीचे ये जो लास्ट में, ठीक है। कंटिन्यूस ड्रायर्स की है टनल, कंटिन्यूस बेल्ट, बेल्ट स्ट्रफ या फ्लूइड बेड ड्रायर, एयरलिफ्ट ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल है। सब एटमॉस्फेरिक ड्रायर्स आर वैक्यूम शेल्फ, वैक्यूम बेल्ट या वैक्यूम ड्रम ड्रायर। अमंग दीज
इन सब में क्लीन कैबिनेट, फ्लूइडाइज्ड बेड एंड स्प्रे ड्रायर्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कन्वेक्शन ड्रायर्स कॉमनली यूज फॉर ड्राइंग क्रूड ड्रग्स। इनमें एक क्लीन कैबिनेट, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और स्प्रे ड्रायर्स, और एक और ड्रायर है होता है जिसे कहते हैं फ्रीज ड्रायर्स। हाँ, ये फ्रीज ड्रायर्स ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ये जो लास्ट में ना इसमें फ्रीज ड्रायर भी ऐड कीजिएगा। अमंग दीज क्लीन कैबिनेट, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और स्प्रे ड्रायर्स, ये जो है बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं फॉर ड्राइंग क्रूड ड्रग्स। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चंस हों वो आप अभी पूछिए। ठीक है, अभी पूछें।